So now we are going to deal with the external aids to interpretation of statutes. We are going to deal with all those aids which are not available within the statutes itself, which are available outside the statute. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को शुरू किया था। हमने इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन को कवर किया। इस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के पार्ट सेकंड को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन से डील करेंगे। राइट, तो aids to interpretation. So by aids to interpretation, we mean those tools or those devices which helps in effective interpretation of स्टैट्यूट्स। ऐसे टूल्स, ऐसे डिवाइसेस जो कि कोर्ट्स को मदद करते हैं कि वो कोर्ट्स इफेक्टिव तरीके से इंटरप्रिटेशन का काम कर सके। और जब कभी भी कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं तो फिर वहां जो उनका प्राइमरी फोकस होता है वो होता है डिराइविंग आउट the true intention of legislature. Right. तो ऐसे टूल्स, ऐसे डिवाइसेस जो कि हेल्प करते हैं जुडिशरी को इन इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नोन एज एड्स टू इंटरप्रिटेशन। राइट, और ये जो एड्स हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल एड्स और दूसरा एक्सटर्नल एड्स। राइट, इंटरनल एड्स मीन दोज एड्स और दोज टूल्स विच आर अवेलेबल विद इन द स्टैट्यूट बट विच मे नॉट बी द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट के पार्ट नहीं होते हैं लेकिन विद इन द स्टैट्यूट अवेलेबल होते हैं। और ये टूल्स हमें मदद करते हैं इंटरप्रिटेशन में। राइट, जिसमें हमने बात किया टाइटल्स, मार्जिनल नोट्स, शेड्यूल्स, डेफिनेशन क्लॉज, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, इन सभी टूल्स को हमने पढ़ लिया। राइट, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एड्स के बारे में या एक्सटर्नल टूल के बारे में। जब इंटरनल एड्स सफिशिएंट नहीं होते हैं या इनएडिक्वेट साबित होते हैं इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तब जुडिशरी एक्सटर्नल एड्स पर रिलाई करती है, एक्सटर्नल एड्स को कॉन्सिडर करती है और फिर उस वर्ड के, उस प्रोविजन के मीनिंग को इंटरप्रेट करती है, कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। ऐसे टूल्स जो स्टैट्यूट के बाहर अवेलेबल होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल एड्स और एक्सटर्नल टूल्स। कभी भी हम एक्सटर्नल एड्स को प्राइमरी एड्स नहीं मानेंगे। हम एक्सटर्नल एड्स को यूज में तभी लाएंगे जब इंटरनल एड्स अपने आप में इनएडिक्वेट साबित होंगे। और अगर इंटरनल एड्स इफेक्टिव तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में यूज नहीं लाए जा रहे हैं या उनका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हम एक्सटर्नल एड्स की मदद ले सकते हैं।
एक्सटर्नल एड्स में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बारे में, इसमें हम बात करेंगे बिल्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, कमिटी रिपोर्ट्स, राइट। तो पहला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, दूसरा डिक्शनरीज, तीसरा फॉरेन लॉज एंड डिसीजंस, स्टेयर डिसीजंस या जुडिशियल डिसीजंस, राइट। ये सभी जो टूल्स हैं ये आते हैं एक्सटर्नल एड्स में। तो आइए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, अगर स्टैट्यूट का कोई वर्ड अपने आप में अनक्लियर है, एम्बिगुअस मीनिंग को होल्ड करता है और हमने इंटरनल एड्स की मदद ली, फिर भी हमें उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे और हम ये समझेंगे कि जब इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया जा रहा था, जो डिबेट्स हुए या जब बिल प्रेजेंट किया गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीचेस दिए गए उनका क्या आउटकम निकला, कितने लोगों ने इस बिल के फेवर में वोट किया और उनका क्या ओपिनियन था। तो उस हिस्ट्री को ट्रेस करके हम उस वर्ड के मीनिंग को कॉन्स्ट्रू कर सकते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एट द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ एन एक्ट, द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री of legislation as the necessity of the act, the bills presented, the debates, etc. have been traced. Debates which has been held at that time, right? But these are not considered as an aid to construction. तो जनरल रूल तो यही है कि हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए जो डिबेट्स हुआ, बिल जिस समय प्रेजेंट किया गया, राइट, और उस पूरे सिनारियो को ध्यान में रखते हुए हमें ये एडमिट नहीं करना है और हमें ये नहीं मानना है कि ये जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है वो एड्स टू कंस्ट्रक्शन है। तो प्राइमरी रूल ये है कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इज नॉट कॉन्सिडर्ड एज एड टू कंस्ट्रक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन फ्यू केसेस ट्रेस्ड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटीज। लेकिन कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है, राइट। तो वैसे तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इज नॉट the primary aid to construction, but sometimes it may be referred, it may be traced to resolve the ambiguities. In state of Mysore versus RV Bidak, अब हमारे पास केस है स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस RV Bidak। कृष्णा अय्यर जे ऑब्जर्व दैट, तो जो जस्टिस थे कृष्णा अय्यर जे, इन्होंने कहा कि ये जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस नहीं करेंगे और इसे हम एड्स टू कंस्ट्रक्शन या एड्स टू इंटरप्रिटेशन के रूप में नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूजन। लेकिन कभी कभी इस रूल ऑफ एक्सक्लूजन को इग्नोर
किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस किया है और उस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व किया है। तो ये जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन है, इंसिस्ट दैट इन इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स the proceedings in the legislature, including speeches delivered when the statute was discussed and adopted, cannot be cited in the courts. Right? तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जो हमने ट्रेस किया, हमें ये पता चला कि ये जो बिल था ये इस पर्टिकुलर डेट पर पास हुआ था, ये डिबेट्स कंडक्ट हुए थे मेंबर्स के बीच और उनका ये आउटकम रहा। राइट? तो इन्हें हम किसी भी तरह से कोर्ट में साइट नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट साइट दीज इंसिडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी। राइट? But the rule of exclusion has been criticized as artificial, and many jurists are of the view that such extrinsic material should not be decisive. तो कई jurists ने कहा कि ये जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन है ये अपने आप में आर्टिफिशियल है। राइट? और हमें इसे डिसिसिव फैक्टर के तरह नहीं देखना है, बट मस्ट बी एडमिसिबल। लेकिन हम इसे एडमिट जरूर कर सकते हैं एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने में, लेकिन ये डिसिसिव नहीं होना चाहिए। यानी इनके बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग निकाला जाना चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स को, ये जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस ना करना, ये है रूल ऑफ एक्सक्लूजन। और रूल ऑफ एक्सक्लूजन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री अपने आप में एड्स टू कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फ्यू केसेस में इस रूल ऑफ एक्सक्लूजन को एक्सेप्शन की तरह देखा है और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है। डिबेट्स, स्पीचेस विच वर डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग द बिल, उन्हें कंसीडर किया गया है एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने में। लेकिन अगेन इट इज नॉट complete in itself, it is not absolute in itself, और ये डिसिसिव नहीं है। यानी इंटरप्रिटेशन का क्या रिजल्ट रहा, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को ट्रेस करके हमने क्या मीनिंग डिराइव किया उस पर्टिकुलर वर्ड का, ये अपने आप में किसी भी तरह से डिसिसिव नहीं है। इसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसे ट्रेस करके हमें ये पता चल जा रहा है कि शायद लेजिस्लेचर का इंटेंशन उस पर्टिकुलर एम्बिग्यूअस वर्ड के इस मीनिंग को डिराइव करना था बाय कंसीडरिंग दी स्पीचेस, तो फिर वहां पर हम इसे ट्रेस करते हुए रूल ऑफ एक्सक्लूजन को हम एक्सेप्शन की तरह देख सकते हैं। दूसरा है बिल्स। There are many stages in passing of the act, and the process is initiated by the introduction of a bill in legislature, which is debated extensively before its passage into an act. The debates on a bill are not admissible for construction of the act. तो एक एक्ट के पास होने के वेरियस स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले बिल पास किया जाता है बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर बिल पर क्या होता है, डिबेट्स होते हैं, और जब मेजॉरिटी मेंबर बिल के फेवर में वोट कर देते हैं तो फिर बिल पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं और फिर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में उस बिल के इफेक्टिव डेट को, उस एक्ट के इफेक्टिव डेट को मेंशन कर देती है और उस दिन से वो जो बिल है वो एक्ट का रूप ले लेती है एंड देन इट बिकम एप्लीकेबल। तो जब पहली बार बिल पेश किया गया, बिल्स किसी भी तरह से एड्स टू कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज किए जाएंगे। राइट? फिर है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस। Right. The statement attached to the bills describing the object and purposes and the reasons for which bill is to be passed gives understanding of the background, the antecedent state of affairs, and the object that law seeks to achieve.
It cannot be used to know the true meaning of provision, but it helps. Its help can be taken to ascertain the history of enactment. तो अगेन ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है, ये भी एड्स टू कंस्ट्रक्शन में हम इसे यूज नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसका यूज करके हम ये जरूर समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, इसे लाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या रहा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। तो ओवरऑल हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन से समझ सकते हैं, बट इट इज नॉट एन एड टू कंस्ट्रक्शन, राइट। फिर है कमिटी रिपोर्ट्स। These reports of commissions and committees have been referred to as evidence of historical facts or of surrounding circumstances. तो ये जो वेरियस कमिटीज के रिपोर्ट्स हैं, ये बेसिकली हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के एविडेंस के तौर पे काम करते हैं, and at times have been used or referred for interpreting the act. When there is an ambiguity in the meaning of a provision and the act was passed on the recommendation of committee report, aids can be taken of that report to interpret the provision. तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के मीनिंग को लेकर के एम्बिग्यूटी है, तो फिर उस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन के ऊपर कौन सा कमिटी गठन किया गया था और उनका क्या पर्पस था, उस प्रोविजन को इनैक्ट करने में, उस कमिटी रिपोर्ट से हम टैकल कर सकते हैं और उस एम्बिग्यूटी को सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स, एक और है टेक्स्ट बुक्स। The courts, while construing an enactment, may refer to the standard textbooks to clear the meaning. तो जो कोर्ट्स हैं वो कई बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को एज अ रेफरेंस यूज करती हैं मीनिंग को क्लियर करने में, लेकिन कोर्ट्स बाउंड नहीं है किसी भी ऑथर के व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करने में, एंड इज ऑलवेज फ्री टू टेक द हेल्प ऑफ अदर मटेरियल्स। लेकिन कोर्ट्स फ्री है कि वो किसी भी टेक्स्ट बुक में, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उनमें क्या मटेरियल्स है, उन मटेरियल्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट्स अपना व्यू पॉइंट दे सकती हैं। सो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट ईदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द व्यू टेकन इन द टेक्स्ट बुक। तो ये कोर्ट्स के ऊपर है, कोर्ट्स के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो टेक्स्ट बुक में दिया गया जो व्यू पॉइंट है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करती हैं या रिजेक्ट करती हैं। Supreme Court has taken the help from various Indian and foreign textbooks to ascertain true position of law. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंडियन और फॉरेन टेक्स्ट बुक को रेफर किया है लॉ के ट्रू पोजीशन को डिटरमाइन करने में। इट हैज फ्रीक्वेंटली रेफर टू मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड अदर बुक्स। केशवानंदन भारती के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस बुक्स को रेफर किया था, राइट। फिर है हमारा डिक्शनरी। वेयर अ वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट इज नॉट डिफाइंड देयरिन और इट्स मीनिंग इज नॉट क्लियर। तो मान लो किसी स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज किया गया है उसे डिफाइन नहीं किया गया है या उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, The courts may refer to dictionary meaning of that word. तो ऐसे केसेस में कोर्ट उस वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को रेफर कर सकती है। The word bears different meaning in different contexts and the construction in consonance with long-standing practice is permissible. अब हम ये भी जानते हैं कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो उसी मीनिंग को रेफर करेगी जो लार्जली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर किसी टर्म को, किसी वर्ड को उस स्टैट्यूट में डिफाइन कर दिया गया है तो फिर उसके उसी डेफिनेशन को कोर्ट रेफर करेगी, राइट। फिर है फॉरेन लॉज एंड डिसीजंस। Sometimes various domestic acts and laws are influenced by foreign laws.
आज भी हमारे कई सारे ऐसे एक्ट हैं, ऐसे लॉज हैं जो फॉरेन लॉज से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। फॉर अ क्लियर कंस्ट्रक्शन अ प्रेसिडेंट फॉरेन स्टैट्यूट में बी रेफर्ड। तो क्लियर मीनिंग को डिराइव करने के लिए इस स्टैट्यूट के, यानी प्रेजेंट में जो स्टैट्यूट है जिसका कोई प्रोविजन अनक्लियर है, एम्बिग्युअस है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए उससे पहले कौन सा स्टैट्यूट था सिमिलर सब्जेक्ट मैटर पर जो एग्जिस्ट करता था, उसे रेफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्वर्ण सिंह के केस में, इन इंटरप्रेटिंग चैप्टर 11 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के चैप्टर 11 को इंटरप्रेट करते समय उसके पहले जो इंग्लिश स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता था, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 से पहले जो एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल्स एक्ट एग्जिस्ट करता था, उसका रेफरेंस लिया गया। सेम इसी तरह से, तो ये तो है फॉरेन लॉज। अब फॉरेन डिसीजंस भी है। लाइकवाइज द फॉरेन डिसीजंस हैव ओनली परसुएसिव वैल्यू। जो फॉरेन डिसीजंस होते हैं ये केवल परसुएसिव वैल्यू के होते हैं, यानी परसुएसिव नेचर के होते हैं, यानी इनके बेसिस पर केवल डिसीजन लिया जा सकता है। अगेन इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू गो विथ फॉरेन डिसीजंस और नॉट। The courts in India are not bound by the decisions of the foreign courts. तो हम फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन से बाउंड नहीं है। इट इज अप टू अस कि हम उन फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन को अडॉप्ट करें, खुद को उन डिसीजन से बाउंड करें या नहीं करें। राइट। However, there are countries which follow same legal jurisprudence. कई ऐसे कंट्रीज हैं जो सेम लीगल जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं जिन्हें इंडिया फॉलो करता है। फिर ऐसे केसेस में हम उन फॉरेन कोर्ट्स के द्वारा दिए गए डिसीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट इन लिवरपूल एसपी एंड आई एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस एमवीसी सक्सेस के केस में हैज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय फॉरेन कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट किसी फॉरेन कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। दे हैव ओनली अ परसुएसिव वैल्यू। उनका केवल एक परसुएसिव वैल्यू है, यानी हम उन्हें रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, और तभी यूज कर सकते हैं जब वो स्टैट्यूट्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग्स में हो। द कोर्ट्स कैन बोरो प्रिंसिपल लेट डाउन इन फॉरेन डिसीजंस कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग ग्लोबल सिनारियो। तो अगर वो कोर्ट्स सेम लीगल जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं जिन्हें इंडिया फॉलो करता है, और अगर वो कोर्ट्स कोई डिसीजन देते हैं तो फिर उन डिसीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगेन वी आर नॉट बाउंड। तो ये था फॉरेन लॉज एंड डिसीजन डिक्शनरी। अब हम बात करेंगे स्टेयर डिसीजंस या जुडिशियल डिसीजंस के बारे में। जो हमारा लास्ट एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन है वो है जुडिशियल डिसीजंस और स्टेयर डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन और इसे हम स्टेयर डिसीजंस भी कहते हैं। राइट। तो by judicial decision we mean the series of decisions which has been already given by the higher courts on same subject matter. Lower courts are bound to follow those decisions to apply those decisions on same subject matter. Right? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी सब्जेक्ट मैटर पर कोई सर्टेन डिसीजन दिया गया है, या
सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगा। तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को मानने के लिए बाउंड है, राइट। और यही चीज एप्लीकेबल है लोअर कोर्ट्स पर भी। अगर कंसर्न्ड हाई कोर्ट किसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर कोई रूलिंग देता है या कोई डिसीजन देता है, तो अगर लोअर कोर्ट्स सेम सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे हैं तो उन्हें हाई कोर्ट के उस जजमेंट को रेफरेंस के तौर पर यूज करना होगा इन इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स, राइट। तो ये है जुडिशियल डिसीजंस। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को वी कॉल एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इन्हें हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा दिए गए जजमेंट्स, इनके द्वारा दिए गए एविडेंसेस इनके द्वारा दिए गए डिसीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और एविडेंस के तौर पर यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट्स क्या है, बाउंड है बाय द डिसीजंस गिवन बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने प्रीवियस डिसीजंस को कंप्लीटली मानने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजंस को, जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है, राइट। अब एक केस है हमारे पास बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि ये जो रूल है स्टेयर डेसिसिस का, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच हैज बिकम सेटल्ड बाय सीरीज ऑफ डिसीजंस। तो अगर किसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ को सीरीज ऑफ डिसीजंस एज गिवन बाय हायर कोर्ट्स के द्वारा सेटल डाउन किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये जनरली क्या है, लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, राइट। एंड दिस रूल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। ये जो रूल है ये पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड, राइट। तो ये था कंप्लीट लेक्चर ऑन एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। और इस लेक्चर के साथ ही हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखते हो, समझते हो और नोट्स बनाते हो, तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे और ये देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और वाइवा में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो किसी भी वे में आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, दूसरों से अलग लगी है, तो प्लीज शो योर सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।